हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और उन पर जुड़े कुछ सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहां पर रखा है। पेंडुलम प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाता है और जेई के पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे जो जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग ए डेंसिटी रो। दो बॉल हैं जिनकी डेंसिटी रो दे रखी है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by two insulating string of equal length। ठीक है, both the balls have equal mass and charge in equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical। आगे की बात हम लोग बाद में पढ़ते हैं, जितना अब तक लिखा है उसके बिहाफ पर बात करें अगर तो यहां पर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ में दो स्ट्रिंग रखी गई हैं, एक स्ट्रिंग ऐसी है दूसरी स्ट्रिंग ऐसी है। इनिशियली ये पास पास में थी, जब इनमें बॉल को अटैच किया गया तो क्या हुआ, यहां पर इनके बीच में रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर चली गई। तो एक बॉल यहां पर है और दूसरी बॉल यहां पर है, एक दूसरे से दूर चली गई। तो अगर एक दूसरे से जब दूर चली जाएंगी तो क्या होगा, ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रही हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वर्टिकल के साथ एंगल दोनों साइड में थीटा बन रहा है, ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा इन पर चार्ज सेम है, मास सेम है, तो मान लेते हैं इस पर चार्ज क्यों है, मास m है, इस पर भी चार्ज क्या है, क्यों है, मास m है। ठीक है, तो अब तक की ये कंडीशन है। इन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम है यहां पर, तब ऐसा हो रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो हम लोगों ने देखा था कि पेंडुलम प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं। तो यहां पर अगर हम L लेंथ एज्यूम कर लेते हैं इनकी, तो यहां से ये देख सकते हैं कि इस पर टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। यहां पर ये एंगल थीटा दे ही रखा है। अगर हम लोग यहां पर कंपोनेंट लिखें तो ये आ जाएगा थीटा, तो इधर टी का कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा और इस साइड में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा टी साइन थीटा। ठीक है, और इधर जो फोर्स आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा जो Fe से लिख देते हैं हम लोग, और डाउनवर्ड कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, mg काम करेगा। तो ये हो गया इसका FBD। तो अगर हम लोग इसे बाहर बना के देखें कि कैसा कैसा फोर्स इस पर काम कर रहा है, तो यहां पर है बॉल, ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, टी कॉस थीटा। डाउनवर्ड mg लगेगा मास, और यहां पर अगर बात किया जाए कि इस इधर साइड में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो टी साइन थीटा होगा, और लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो फोर्सेस इस पर काम कर रहे होंगे वो बैलेंस होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, Fe के बराबर होगा, बैलेंस होगा। टी यहां पर लिखा जा सकता है कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहां से हमें tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, Fe डिवाइडेड बाय में mg लिखी जा सकती है। तो ये हमारे पास tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग इसे फर्दर आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू कुछ, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, Fe की वैल्यू क्या होती, तो k इंटू क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है, मान लेते हैं ये स्मॉल r सेपरेशन है इनके बीच का। ठीक है, कोई फाइनाइट सेपरेशन, तो यहां पर वैल्यू लिख देते हैं r स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा mg इंटू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं नाउ बोथ द बॉल्स आर immersed in a liquid, as a result the angle theta does not change। कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम को ले जाकर के एक लिक्विड में डुबो दिया गया और थीटा भी बदल नहीं रहा है, और जिस लिक्विड में डुबोया गया उसकी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा है। कह रहे हैं फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे वाले को अगर हम अलग से बनाए तो ऐसा देख सकते हैं, ये क्या बनेगा, यहां पर वो फिक्स पॉइंट है और यहां पर ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं और ये हो गई बॉल्स, ये बॉल्स हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर जो एंगल है अभी भी वो क्या है, थीटा है, इधर भी और इधर भी। मान लेते हैं कि इनके अंदर जो
टेंशन था वो अब सपोज बदल के टी डैश हो गया है। थीटा अगर है ये तो टी थीटा, टी इधर आएगा तो इधर बन जाएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि इधर थीटा बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा टी साइन थीटा। और टी डैश मान लिया तो टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा बनेगा। एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहां जी इफेक्टिव होगा, वो भी बदल गया होगा, और इस साइड में क्या काम कर रहा होगा, एफ ई काम कर रहा होगा, जो कि अब एफ ई डैश हो चुका होगा। हम लोगों ने जब पढ़ा था कूलॉम्स लॉ तो वहां देखा था कि जो एफ मीडियम का होता है, जो यहां पर एफ ई डैश से हम लिख रहे हैं, वो क्या होगा, जो पहले एफ ई लग रहा था डिवाइडेड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है, के से डिनोट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फिर से हम यही लिख सकते हैं, टी डैश साइन थीटा, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग लिखना चाहें तो टी साइन थीटा को फर्दर किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ ई डैश के, और इसे हम लिख देंगे एफ ई डिवाइडेड बाय में कैपिटल के, ठीक है। दूसरा अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे एम इंटू जी इफेक्टिव लिखा जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पेंडुलम प्रॉब्लम जब डिस्कस कर रहे थे कि जी इफेक्टिव जो लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अगर यहां पर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर अगर हम लोग इसे जी मान लेते हैं, यहां पर अगर हम लोग इसे जी मान लेते हैं कि ये mg फोर्स यहां पर काम कर रहा है, तो इसमें t cos थीटा के साथ एक कंपोनेंट और ऐड होगा जो कि होगा बियॉन्ड फोर्स का, और उसकी वैल्यू लिखी जाती है f। अगर हम यहां से कंसीडर करते हैं तो वो लिख सकते हैं इसका मास, यहां पर मान लेते हैं वॉल्यूम v है, तो वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी बॉल की कितनी है, तो बॉल की डेंसिटी रो दे रखी थी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, इंटू जी लिखा जा सकता है। mg को क्या लिख सकते हैं, तो v इंटू रो इंटू जी लिखा जा सकता है, ऐसा होगा। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो क्या बनेगी, यहां पर हम लोग जी इफेक्टिव के टर्म में नहीं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, लिखना नहीं चाह रहे अभी डायरेक्ट, तो ये निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो v सिग्मा इंटू जी बन जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, तो टी डैश कॉस थीटा मिलेगा हमें, इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं v इंटू रो इंटू जी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां से टी डैश कॉस थीटा की, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो देखो v इंटू जी, यहां पर रो माइनस सिग्मा लिखा जा सकता है, तो ये रो माइनस सिग्मा लिखा जाएगा। अब टी डैश कॉस थीटा, टी डैश साइन थीटा, फिर से इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग इनको फिर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो वहां से लिख सकते हैं एफ ई डिवाइडेड बाई, यहां लिख सकते हैं v इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा, और यहां पर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। अब ये tan थीटा है, और इससे पहले हम लोगों ने यहां पर tan थीटा कैलकुलेट किया है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम जी आर स्क्वायर, या एफ ई बाई एम जी है। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन यहां पर हम लोगों ने मानी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो tan थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर लिखी गई है एफ ई बाई एम जी, तो यहां से लिख सकते हैं एफ ई बाई एम इंटू जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एफ ई डिवाइडेड बाई में बनेगा के इंटू वी इंटू जी, यहां पर लिख सकते हैं रो माइनस सिग्मा, ऐसा लिखा जा सकता है। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहां से देखेंगे एफ ई से एफ ई कैंसिल हो रहा है, तो यहां बन जाएगा 1 बाई एम इंटू जी, इसे क्या लिख सकते हैं, तो v इंटू रो इंटू जी लिखा जा सकता है। रो डेंसिटी दी गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाता है मास। अब अगर हम इसको फर्दर लिखें तो यहां पर एफ ई तो कैंसिल हो चुका है, यहां पर वैल्यू आ जाएगी कैपिटल के, यहां पर लिखेंगे हम रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी, वी इंटू जी से वी इंटू जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, के को इधर भेज देते हैं, तो के इज इक्वल टू निकल के आएगा रो डिवाइडेड बाई रो माइनस सिग्मा। ये हो जाएगा उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें इन दोनों बॉल को इमर्ज कराया गया था। तो सबसे पहले पहली कंडीशन के साथ डील करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे, पूरे लिक्विड को भर दिया जाएगा अगर इसके सराउंडिंग में, तो क्या होगा, उसकी वजह से टेंशन बदलेगा और एफ ई की वैल्यू बदलेगी जो कि एफ ई डैश हो जाएगी। डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि एफ ई डैश जो मीडियम का फोर्स होता है, एयर में लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स होता है, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है उसके बारे में भी बात की गई, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड ए मास 100 ग्राम।
तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम, 0.1 किलोग्राम, ठीक है। और यहां पर जो ये चार्ज दे रखा है, क्योंकि वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, द बॉल्स आर हेल्ड एट अ सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, देन रिलीज्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर हमें देखनी हो तो क्या कह सकते हैं, यहां पर पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या होगा, ये है कॉमन पॉइंट, कोई यहां पर ये बॉल दे रखी है हमें, एक इधर है एक इधर बॉल है, ये पहली बॉल हो गई, ये हो गई दूसरी बॉल, दोनों में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर चली गई हैं। मान लेते हैं किसी टाइम पर जो यहां पर एंगल बन रहा वर्टिकल के साथ वो थीटा है एक तरफ का, और इन पर चार्ज जो है वो क्यों हमें दे ही रखा है, एम भी पता है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो टेंशन होगा वो टी इधर आएगा और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट ये तो इधर चला गया, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा टी साइन थीटा। रीजन, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, तो इधर कंपोनेंट जो जाएगा वो होगा टी कॉस थीटा, इधर रिपल्सन का फोर्स लगेगा एफ ई। तो ये तो हो गया इसका एफ बी डी। अब अगर हम लोग एक पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं फी की वैल्यू होती KQ² डिवाइडेड बाई में R², सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। रीजन, दोनों पर चार्ज जो होगा वो सेम है क्योंकि आइडेंटिकल है। यहां पर सेपरेशन देख लेते हैं कितना दे रखा है, तो सेपरेशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर अगर इनके बीच का सेपरेशन, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं। क्यू की वैल्यू होती है वैक्यूम या एयर के लिए 9 × 10⁻⁹, Q² बन जाएगा तो 2 × 10⁻⁻ बन जाएगा -7, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहां पर बनेगा 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बनेगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, तो 9 और ये बनेगा 4, बनेगा 36 डिवाइडेड बाई में 25 बन जाएगा, इंटू 10⁻, यहां पर 9 है, यहां पर बनेगा 14 यहां से 4 बनेगा, -10 बनेगा, -10 में से 1 को जब माइनस कराएंगे -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1 टाइम्स चला जाएगा ये वैल्यू, तो ये हो गया 1 पॉइंट, और ये बचेगा कितना, तो अगर हम इसे कैंसिल करवाते हैं तो यहां पर वैल्यू बनेगी 11, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट के साथ में 110 बनेगा। हम तो इसे 4 टाइम्स ले जा सकते हैं, फिर 10 बचेगा, फिर 4 टाइम्स ले जा सकते हैं, पावर बनेगी 10⁻⁻1। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी एफ ई की, वो मिलेगी 0.144 न्यूटन, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमें वेट की जरूरत है, तो वेट हमारे पास निकल के आएगा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.1 होती है, तो ये निकल के आएगा 0.98, और ये वैल्यू हमारे पास किसमें आएगी, तो ये न्यूटन में निकल के आएगी, ये हो जाएगा वेट या फिर एमजी की वैल्यू। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है कि द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट, जो बॉल है उनके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बताना है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो पहला बताना अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरा परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहां पर इसका दोबारा से एफबीडी बनाते हैं दूसरे पार्ट के लिए, तो कैसा होगा, यहां बॉल है, इधर फोर्स काम कर रहा है टी, डाउनवर्ड काम कर रहा है हमारे पास mg, और इधर काम कर रहा है fe। अब अगर इनके हम कंपोनेंट करें तो कंपोनेंट हमें क्या मिलेंगे, तो यहां से देख सकते हैं अगर ये थीटा है तो यहां पर ये एंगल थीटा बनेगा, और इसको अगर आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, यहां पर अगर इसे हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा बनेगा, ठीक है। यहां पर ये एंगल थीटा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल थीटा बनेगा। अगर ये थीटा है mg है तो इधर क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिखा जाएगा mg cos थीटा, अलोंग थीटा है। और उसके बाद में अगर बात करें fe, ये थीटा है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो fe का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्योंकि ये थीटा है 90 - थीटा, तो फर्दर ये थीटा बन जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो fe का एक कंपोनेंट जाएगा fe, यहां पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा जो mg के साथ जुड़ेगा, वो कितना होगा fe, यहां पर लिख देंगे हम लोग sin थीटा। इस mg का एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, ये cos थीटा हो गया, तो इधर जाएगा mg, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फर्दर sin थीटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग बी पॉइंट के बारे में बात करें
आर जो रिएक्शन फोर्स होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो कितना लिखा जा सकता है, तो अलोंग द स्ट्रिंग होगा mg cos थीटा प्लस fe sin थीटा। तो इसे लिख सकते हैं mg इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पर लिख सकते हैं fe इंटू साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो mg की वैल्यू हमें डायरेक्ट पहले से पता है 0.98 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहां इस ट्रायंगल से देखते हैं दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2.5 सेंटीमीटर। इस एंगल को हम लोगों ने थीटा नाम दिया है। ये लेंथ L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हमें दे रखा है पहले से, ठीक है। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आएगी। तो अगर हम इस x को मान लेते हैं, थीटा x है, यहां पर वैल्यू x लिखी गई, तो ये x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, यहां से देख सकते हैं x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इधर लिखना चाहें तो लिखें x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का यहां पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2500 माइनस का यहां से क्या निकलेगा 25 25 625, ऐसा मिल जाएगा हमारे पास। और इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी देख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही होगी 2500 माइनस यहां पर 6.25 है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2493.75 का स्क्वायर रूट बनेगा। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, तो 2493 और यहां पर 0.75 बनेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाएगी 9.93 का स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इतनी, तो इतना सेंटीमीटर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। तो x अगर इतने सेंटीमीटर निकल के आया तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो x डिवाइडेड बाई L लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है 49.93 और डिवाइडेड बाई में कितना बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा 50 और प्लस में fe की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर ली 0.144 बनेगा। इनटू में वैल्यू क्या लिखी जा सकती, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू वहां से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बनेगा 2.5 बनेगा और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो बदलने की कोई नीड नहीं है, डिवाइड होंगे कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना बनेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 49, तो इसे लिख सकते हैं 0.98 मल्टीप्लाई बाई 49.93 और डिवाइड कर देते हैं इसे 50 से, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.9786 प्लस इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो बनेगा 0.144 और इनटू में 2.5 बनेगा और डिवाइडेड बाय में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 50, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.0072 और इसमें अगर हम ऐड करते हैं ये वैल्यू 0.9786 तो ये वैल्यू मिलेगी 0.9858 न्यूटन। ये हो जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट जो होगा वो मिल जाएगा, हमें इतनी वैल्यू मिलेगी। फर्दर अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में, ये सेकंड पॉइंट में ही चल रहा है, तो अगर r परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखा जाए तो कितना होगा, तो fe cos थीटा और mg sin थीटा बनेंगे। तो mg sin थीटा fe cos थीटा में कौन बड़ा कौन छोटा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर mg sin थीटा कैलकुलेशन की जाए तो mg की वैल्यू 0.98 है। sin थीटा के बारे में बात करें तो sin थीटा भी हम लोगों ने लिखा क्या है 2.5 और डिवाइडेड बाय में 50 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.98 इंटू में वैल्यू मिलेगी 2.5 और डिवाइडेड बाय में मिल जाएगा हमें 50, तो ये वैल्यू बनेगी 0.049 इतना न्यूटन मिलेगा। अगर fe cos थीटा के बारे में बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखा fe हमारे पास आया 0.144 इंटू में यहां पर ये तो हो गया fe 0.144 इंटू cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी 49.93 डिवाइडेड बाय में 50 निकल के आएगा। तो ये वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 0.144 मल्टीप्लाई बाय 49.93 और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी 0.14379 न्यूटन, इतनी बन जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई, ये भी वैल्यू मिल गई। अब देखें कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, तो ये कंपोनेंट ज्यादा है, ये कंपोनेंट कम है। तो RP
टी जो निकल के आएगा वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 0.14 और यहां पर लिखेंगे 379 माइनस लगाएंगे, ये वैल्यू लिखेंगे तो ये मिल जाएगा 0.049। अब अगर हम इसको माइनस करके लिखें तो क्या मिलेगी वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 0.14379 माइनस 0.049, ये वैल्यू मिल जाएगी 0.094 और ये वैल्यू मिलेगी 89। इतना न्यूटन हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, ये आंसर होगा हमारा। फिर आगे क्या पूछ रखा है, तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल कितना होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए जो फिगर हमने कंसीडर किया है, एक्सेलरेशन कौन देगा, तो एक्सेलरेशन देगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा यही एक्सेलरेशन देगा, और ये जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द स्ट्रिंग वो एक्सेलरेशन नहीं देगा। तो अगर हम यहां पर लिखें सी पॉइंट एक्सेलरेशन तो इसे लिख सकते हैं आरपी डिवाइडेड बाय में मास। आरपी की वैल्यू कितनी 0 पॉइंट आ गया 09489 डिवाइडेड बाय में मास। मास यहां पर दे रखा था, मास की वैल्यू है 0.1 तो यहां पर लिख सकते हैं 0.1 और इसे अगर हम लोग सॉल्व करते तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा होगा ए की वैल्यू निकल के आएगी 0.00949 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट लिख लेंगे। फिर आगे क्या पूछ रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉल, हाँ एक्सेलरेशन लिख दिया गया। तो ये सारे आंसर यहां से ऐसे लिखे जा सकते हैं। कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। क्वेश्चन कैसे डील करना है उसके बारे में बात की गई। अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट निकालने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं उनके बीच का सस्पेंशन जो सेपरेशन है वो 3 है, मास बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके फिगर को कंसीडर करें तो कैसा होगा, तो यहां पर मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा दिया गया है और यहां पर स्ट्रिंग लगी हुई है और ये रबिंग की वजह से जो इन पर अपोजिट पोलैरिटी आई है चार्ज की वो हो जाएगी, इस पर मान लेते हैं माइनस क्यू है तो इस पर प्लस का क्यू होगा। मास दोनों का सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल है तो मास एम मान लिया गया। यहां से यहां का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर यहां से बात किया जाए ये वैल्यू तो ये जो निकल के आएगा 5 यहां हो गया, यहां पर सेपरेशन जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है उन्होंने। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा और ऊपर 5 सेंटीमीटर तो इनके बीच का सेपरेशन 2 होगा तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोगों को लिखना है वैल्यू तो ये कह सकते हैं कि इधर होगा हमारे पास t, इस वैल्यू को अगर हम लोग थीटा लिखना चाहें तो इधर कंपोनेंट कौन सा जाएगा t cos थीटा और इधर जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी t sin थीटा। साथ में ही mg इधर हमारे पास जाएगा और इधर लग रहा होगा fe। सबसे पहले हम क्या करते हैं fe कैलकुलेट कर लेते हैं। तो fe की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, दोनों पर चार्ज सेम ही रहेगा तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁻8 तो -16 लिखेंगे डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर। तो इस समय डिस्टेंस कितनी है 3 है तो 3 का बनेगा 9 × 10 की घात कितना बन जाएगा -4 बनेगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फी की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 से 9 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू मिलेगी 4 × 10। यहां से देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर बन जाएगा माइनस का ये 4 है, इधर जाएगा क्या बनाएगा प्लस का 4 तो बन जाएगा 13 ये तो -3 बनेगा। ठीक है, तो इतने न्यूटन फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हमें बताना है मास बताओ। तो हम लोग अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एनालाइज करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो t cos थीटा होगा, या पहले लिख लेते हैं t sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, तो वो fe के बराबर होगा। t cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो वो निकल के आएगी यहां से t cos थीटा निकल के आएगा mg के बराबर। अगर अब हम दोनों लोग को सॉल्व कर देते हैं फर्दर डिवाइड करके तो यहां से tan थीटा हमें मिलेगा जो कि fe डिवाइडेड बाई में क्या मिलेगा mg। तो यहां से m की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, fe डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं tan थीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं g लिख सकते हैं। तो fe की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो पता है 1 है, बेस कितना होगा, तो अगर बेस की वैल्यू निकाली जाएगी तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहां से देख सकते हैं
ये 1 सेंटीमीटर है और यहां पर जो लेंथ दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 आएगा। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये कितनी बनेगी, 20 सेंटीमीटर ही बनेगी। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई में 20 बनेगा, इनटू में लिखा जाएगा जी की वैल्यू, कुछ नहीं लिखते तो इसे हम सब 10 लिख देते हैं 10, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। यहां से देखेंगे तो ऊपर ही जाएगा, तो बनेगा 4 इंटू 20, ये बन जाएगा 80, इनटू में लिख सकते हैं 10 टू द पावर, यहां पर माइनस का 4 बन जाएगा, ये जो वैल्यू बनेगी माइनस का 4 बन जाएगी। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी, देखो 0 पॉइंट यहां पर 0 लिखेंगे और ये वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 0.8 यहां पर बन जाएगा, मास है, मास केजी में आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मास की। और एक बार मास मिल गया तो हमें टेंशन मिल जाएगा। टेंशन के लिए किसी एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं t इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/20 बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, तो साथ में हमें लिखना होगा, ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा रहे हैं, एफ ई की वैल्यू, तो एफ ई की वैल्यू दे रखी 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो t निकल के आएगा कितना, 80 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसे लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, इतना लगेगा इसके ऊपर टेंशन। तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती बहुत आसानी से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है पार्टिकल हैविंग ए चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इज हेल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई टेबल है, जो रफ टेबल है उस पर इसे रखा गया है, ऐसा है, रख देते हैं इसे यहां कहीं पर। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज सपोज मान लेते हैं Q1 है और Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, तो 80 ग्राम दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में स्टेबल है 10 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर एक अगला चार्ज पार्टिकल है कोई, तो अगले चार्ज पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें यहां कहीं पर, तो वो मान लेते हैं Q2 है, इसका चार्ज हमें पता नहीं है, लेकिन यहां से जो इसका सेपरेशन दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सेकेंड जो चार्ज पार्टिकल यहां पर दिए गए हैं, तो उसके बीच में यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है, तो लिखा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सेकेंड पार्टिकल, दूसरा वाला है उसके बीच में वो 0.2 है, तो फाइंड द रेंज, तो चार्ज की रेंज हमें बतानी है दूसरे के लिए। तो ऐसा समझते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, यहां पर हम अगर बात करें Q2, तो Q2 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो भी बैलेंस होगा, निगेटिव होगा तो भी बैलेंस होगा। देखते हैं कैसे। अगर पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स ये Fe बाहर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अंदर लगेगी। सेकंड, अगर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर ये निगेटिव हुआ, Q2 की वैल्यू -Q2 हुई, तो अब की बार में क्या होगा, Fe इधर लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अब की बार में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो बाहर की साइड लगेगी। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्सेस को बराबर करना है, तो Fe इज इक्वल टू स्मॉल f के बराबर, तो म्यू इंटू mg होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें Fe की वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, यहां पर लिखा जाएगा Q1 की वैल्यू रख देते हैं, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, डिवाइड इंटू में आ जाएगा Q2 और डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, तो इनके बीच का सेपरेशन 10 है, तो 10 का हो जाएगा 100, और साथ में हम लिखेंगे -2, तो -4 बन जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.2 लिखेंगे, m की वैल्यू हमें पता है या नहीं पता है, तो m की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 80 ग्राम है, तो यहां पर 80 लिख देंगे, ग्राम है तो यहां पर 1000 लिख देंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 9.8 लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें, तो यहां से Q2 की वैल्यू देखो मिल रही है, Q2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही हैं उनमें हम लिख सकते हैं, यहां से इनके पॉइंट्स हटाते हैं। सबसे पहले देखो 0.2 मिलेगा, इंटू यहां पर 80 मिल जाएगा, ये 9.8 मिल जाएगा, और
डिवाइडेड बाय में क्या मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय में यहाँ पर 1000 मिल जाएगा। अब इधर वालों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगी 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 10⁻−6 मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में है जो ऊपर चला जाएगा, इसे लिखेंगे हम 100 गुणे 10 की घात -4 मतलब 10 की घात -2 है। तो अगर ये Q2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी मिलेगी हमें, तो फर्दर अगर हम Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 0.2, यहां से लिखते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 80 और इनटू में लिखेंगे 9.8 और साथ में यहां पर हमारे पास वैल्यू लिखी गई है 100, मल्टीप्लाई कराना चाहें तो करा सकते हैं और डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा यहां पर 1000 और फिर डिवाइडेड बाय में लिखेंगे 9 और फर्दर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 0.871, फिर 1 चलता जाएगा आगे की तरफ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां तक लिखते हैं 10 टू द पावर में क्या बन जाएगा, तो पावर देख लेते हैं। यहां पर पावर कितनी बनेगी, तो ये पावर लिखी है -6, यहां पर लिखा गया है 9, तो यहां पर बन जाएगा प्लस का 3 और ये प्लस का 3 जैसे बनेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -7। ठीक, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 8.71 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम लिखा जा सकता है। ये हो जाएगी हमारे पास चार्ज की वैल्यू। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, Q2 दोनों तरह का हो सकता है तो प्लस माइनस लगा के लिखेंगे 8.71 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ये वैल्यू आएगी चार्ज की रेंज की। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर साइड ए एज सोन इन फिगर, तो उसकी साइड दे रखी है ए, फिगर में बताया गया है, तो फिगर यहां पर कंसीडर नहीं किया गया है या है नहीं है, फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या दिया गया है, तो कह रहे हैं कि पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया गया है। यहां फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, देख सकते हैं, यहां पर स्मॉल क्यू है, यहां पर स्मॉल क्यू है, यहां कैपिटल क्यू है और यहां पर कैपिटल क्यू दे रखा है। ठीक, साइड लेंथ ए है। कह रहे हैं व्हाट शुड बी द साइन ऑफ चार्ज क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू बाई क्यू, दोनों के बारे में बात की गई। पहले कह रहे हैं कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में हो, बाद में कह रहे हैं स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो क्या होगा, बात करते हैं कि करके। तो अगर हम इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, तो हम लिख सकते हैं K इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वो लिखा जाएगा देखो 2a², डायगोनल क्या होगा a√2 होगा तो 2a² लिख सकते हैं। साथ ही बात किया जाए ये दोनों लोग जो फोर्स लगाएंगे उनका रिजल्टेंट इधर आएगा और कितना लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है √2 इंटू एक कोई फोर्स तो एक कोई फोर्स लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं K Q² डिवाइडेड बाई में बन जाएगा a²। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल का जवाब लिखते हैं कि जब कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में होगा तो यहां से लिखेंगे स्मॉल क्यू, यहां पर कैपिटल क्यू² डिवाइडेड बाई में 2a² इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे √2, यहां लिखेंगे स्मॉल क्यू इंटू Q² डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है, a² लिख सकते हैं। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। अब अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां पर जो ये मिलेगा, यहां पर एक वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू गड़बड़ लिखी है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी उसमें कैपिटल क्यू भी रहेगा तो K हो जाएगा, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है ना, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई में a² बनेगा, ये वैल्यू आएगी। तो ठीक है, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं फर्दर तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी √2 इंटू K कैपिटल क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में a², कैंसिल करवा देते हैं तो देखो कैपिटल क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास यहां पर चाहिए स्मॉल क्यू बाई कैपिटल, इसे नीचे उतार लेते हैं, यहां से a² कैंसिल हो जाएगा, √2 को यहां लिख सकते हैं, K से K कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 1/2√2, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। हम लोग यहां पर साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि स्मॉल क्यू अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो यहां देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास चार्जेस दिए गए हैं, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि स्मॉल क्यू को अगर इक्विलिब्रियम में ले जाना चाहे तो क्या होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो क्यू लगाएगा वो क्या होगा K इंटू Q² और डिवाइडेड बाई में जो वैल्यू बनेगी, डिवाइडेड बाई में जो वैल्यू बनेगी यहां पर
2a स्क्वायर बन जाएगा, ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का जो बनेगा वो इधर तरफ आना चाहिए, तो ये बन जाएगा देखो k इंटू में लिख सकते हैं यहां पर, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, √2 पहले लगा लेते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट √2 आएगा, और ये वैल्यू लिखी जाएगी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर का मतलब यहाँ a स्क्वायर बनेगा। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो √2 इंटू k इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में बनेगा r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू बनेगी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2a स्क्वायर बनेगा। अब अगर हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो क्यू से k से k कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी ये 2 इधर चला जाएगा, 2 √2 मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो ये स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो अलग अलग केस के लिए इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज -q1 स्टार्ट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज q2 along a circular path of radius r, find the time period of revolution कैपिटल T ऑफ चार्ज -q1। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि ये ऐसा कोई सीन बन रहा है, यहां पर एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है इधर। तो यही कहा है कि जो पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज ये स्टार्ट कर रहा है तो ये माइनस का Q1 है हमारे पास, यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है वो कितनी है, Q2 दिया गया है इसे, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा वो F अंदर की तरफ जो काम करेगा Fe के बराबर होगा, और Fe के बराबर होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में यहां से यहां तक का रेडियस तो r दे रखा तो r स्क्वायर कर लेंगे। बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कितना होता है तो हम लोग जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन r बाहर की तरफ काम करेगा, और इसको बराबर कर देंगे k Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन r लिख लें या mr ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। ओमेगा लिखेंगे तो टाइम पीरियड निकालना बहुत जल्दी हो जाएगी, निकाल सकते हैं, r स्क्वायर बनेगा। तो अगर यहां से ओमेगा की वैल्यू देखा जाए तो क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ओवर यहां k लिख सकते हैं, Q1 लिख सकते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर m आएगा, ठीक है, r क्यूब बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई बाई टी होती, तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा को पलट लेते हैं, यहां बन जाएगा एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई में यहां बनेगा के इस Q1 इंटू Q2 बनेगा। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 पाई यहां से क्या बन जाएगा एम आर क्यूब बनेगा, यहां पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q1 इंटू Q2 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा और इनको अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा, देखो 2 अंदर जाएगा 4 बनेगा, 4 4 16, पाई अंदर जाएगा पाई स्क्वायर बनेगा, एक पाई से मल्टीप्लाई होकर पाई क्यूब बना लेगा, यहां एम आर क्यूब बनेगा और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा Q1 इंटू Q2। तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं इस चार्ज का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 आइडेंटिकल बॉल्स आर चार्ज्ड एंड हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दे आर फाउंड टू बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। अट्रैक्टिंग ईच अदर इसका मतलब उन पर चार्ज अपोजिट है। वो कह रहे हैं कि जो फोर्स काम कर रहा है इन पर वो कितना है, तो 0.027 न्यूटन है। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर सो दैट द चार्ज फ्लोज बिटवीन देम, देन द फ्लोज चार्ज स्टॉप्स, दे आर फाउंड टू बी रिपेलिंग ईच अदर। जब ऐसा हुआ तो रिपेल करने लगे, रिपल्सन का फोर्स यहां पर इतना काम कर रहा है, तो इसे लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है इतना न्यूटन, और इसे लिखा जाए तो लिख सकते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन। ये फोर्सेस काम कर रहे होंगे, तो देख लेते हैं एक एक करके। मान लेते हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड Q2 इनिशियली इनके ऊपर चार्ज दिए गए हैं। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी दे रखी, तो 27 इंटू 10 टू द पावर -3, तो F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा R स्क्वायर। सेपरेशन नहीं पता कि दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, तो 1 मीटर मतलब 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या मिलेगी 93, तो 3 बार में चला जाएगा, इंटू यहां पर बन जाएगा -12, तो ये वैल्यू बन जाएगी Q1 इंटू Q2 की पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इनको क्या किया गया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो हमने पढ़ा था अगर
बॉल होंगी, यहां पर लिखा भी गया आइडेंटिकल बॉल, तो उनके ऊपर चार्ज बराबर बराबर हो जाएंगे। तो पहले Q1 था, दूसरे पर Q2 था, अब चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। तो यहां से ऐसा कह सकते हैं जो फोर्स है वो कितना हो गया 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू यहां पर होता है 9 × 10⁹। अब की बार देखो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे वाले का भी यही लिखा जाएगा होल स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, समझ में आया होगा। 9 से 9 को कैंसिल करवा देते हैं, ये वैल्यू बन जाएगी 2 × 10⁻, कितना बनेगा -12 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बन गया हमारे पास ये वैल्यू। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि ये वैल्यू बनेगी कितनी, तो कितनी बना सकते हैं हम वैल्यू। तो यहां पर Q1 प्लस Q2 लिखा है, तो हम लोगों को फार्मूला पता है Q1 माइनस Q2 अगर लिखना चाहे तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। यहां पर माइनस अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये लिखा जाएगा 4Q1 × Q2। अगर यहां पर फोर्स के बारे में देखा जाए तो दोनों अलग अलग नेचर रखते होंगे, माइनस साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन हमें ये बताया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां काम कर रहा है। वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू मिल जाएगी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 × 10⁻, में क्या बनेगा 4 क्यों होगा, यहां पर 2 नहीं 4 होगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर होकर के जाएगा। तो यहां पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 4 बन जाएगी ये वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे तो हम 4 लिखेंगे अब की बार, तो यहां पर वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻12 माइनस 4 है Q1 × Q2 की वैल्यू, तो -3 × 10⁻, कितना बन जाएगा -12 बन जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करें तो 12 ये 16, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻12, और अगर इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो बन जाएगा 4 × 10⁻⁻, यहां पर बन जाएगा 6, तो ये वैल्यू बन जाएगी Q1 माइनस Q2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें दे रखी थी पहले से, यहां पर दे रखी थी पहले से। अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे वैल्यू मिल जाएगी। अगर इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 लिखा गया है, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 2 और यहां पर बन जाएगा 4 और 2 बनेगा 6। तो यहां से जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जा सकती है, तो Q1 इज इक्वल टू 6 × 10⁻, कितना बन जाएगा 6 बनेगा। तो फर्दर हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू तो लिखी जाएगी 3 × 10⁻⁻6। इसका मतलब इसे और लगा के ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 माइक्रो कूलम। बदलना सीखा था जब चार्ज पढ़ रहे थे, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो Q1 की वैल्यू इतनी आई। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग Q2 के बारे में बात करें तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देख सकते हैं। वैसे बनेंगी वैल्यू 2, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आएंगी, स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो स्क्वायर रूट जब लिखा जाएगा तो 2 वैल्यू बनेंगी। एक बनेगी 2 × 10⁻⁻6, एक वैल्यू बनेगी -2 × 10⁻⁻6 बनेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में यहां पर अगर हम बात करें तो पहले केस के लिए जब हम लोगों ने डिस्कस किया पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तब ऐसा बना। तो Q2 की वैल्यू इसके बिहाफ पर हम लोगों ने पढ़ा भी, Q1 × Q2 बराबर में क्या लिखा था, तो Q1 × Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻12 आई थी। तो -3 × 10⁻12 बना था। डिवाइडेड बाय में बात करें तो Q की वैल्यू हमारे पास तो ये y है 3 × 10⁻6। अगर सॉल्व करेंगे तो ये -1 कूलम माइक्रो कूलम बन जाएगा Q2 की वैल्यू। अगर नेगेटिव वाले पोर्शन के लिए सॉल्व करें तो अब की बार अगर हम लोग लिखना चाहें Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, तो -2 × 10⁻6 लिख सकते हैं कूलम करके। और यहां से अगर हम लोग Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये सीधे बन जाएगा 4 × 10⁻6, और माइनस का ये वैल्यू बनेगी 4 × में क्या लिख सकते हैं, या फिर यहीं पर देख लेते हैं डायरेक्ट Q1 प्लस Q2 की वैल्यू एक ये भी हमें मिल सकती है। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। Q1 माइनस Q2 तो हमें वही मिलने वाला है, Q1 माइनस Q2 वो कितना मिलेगा, तो वो वैल्यू मिल जाएगी हमें 4 × 10⁻6, तो 4 × 10⁻6 मिलेगा। अगर फर्दर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से लिख सकते हैं 2Q1 इज इक्वल टू, यहां पर ऐड करेंगे माइनस हो जाएंगे तो 2 × 10⁻6 बनेगा। तो Q1 की वैल्यू इस बार कितनी आएगी, +1 माइक्रो कूलम आएगा। और अगर ये +1 माइक्रो कूलम आएगा तो Q2 की वैल्यू हम -3 माइक्रो कूलम लगा करके लिखेंगे। दोनों की दोनों यहां पर वैलिड आ रही है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 आइडेंटिटी, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच हैविंग अ चार्ज Q एंड रेडियस R, ठीक है, आर केप्ट एट सच अ वे दैट ईच टचेज द अदर टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू।
दोनों अलग अलग हैं, उनकी वजह से किसी एक पर हमें फोर्स चाहिए। तो उसका फिगर ऐसा कुछ है कि एक स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर ऐसा है, तीसरा स्फीयर जो दिया गया है कुछ ऐसा है। इनकी रेडियस हमें दे रखी है आर आर है, तो यहां से यहां और ये कुछ ऐसा ट्रायंगल हमें नजर आएगा मिलता हुआ। इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा इधर लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमें लिखना, मतलब एंगल लिखना है, तो हम लोगों को पता है कि ये बराबर बराबर डिस्टेंस होंगी, ये भी आर, ये भी आर, ये वाले भी आर, ये वाले भी आर, आर मतलब एक जो लेंथ आएगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 2r होगी। यहां पर एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो यहां पर एंगल क्या होगा 60 बनेगा। यहां पर अगर हम f लिखते हैं, ये f बराबर बराबर फोर्स लगेंगे क्योंकि सबके ऊपर चार्जेस तो सेम ही है। कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू से लिख लेते हैं, स्मॉल क्यू से लिख लिया गया। तो अगर इन दोनों के फोर्सेस के बीच का देखा जाए तो फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो अगर हम एफ नेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 2f स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2, 2f स्क्वायर लिखेंगे इंटू कॉस 60, तो 1/2 लिखा जाएगा। इसे लिख सकते हैं √2 इंटू एफ, √3 इंटू एफ, तो √3 इंटू एफ लिखेंगे तो √3 तो ऐसे लिखा जा सकता है। एफ की वैल्यू देख लेते हैं, तो एफ क्या बनेगा, तो के तो ऐसे लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दो चार्जेस के बीच का जो सेंटर के बीच का सेपरेशन है वो 2r है, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो मैच करवा सकते हैं, कौन सा मैच कर रहा है, √3 यहां पर के की वैल्यू अगर रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बी ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो अगला सवाल दे रखा 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और उनको सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस किया गया, तो उन पर फोर्स एफ काम करता है। तो ऐसा कह सकते हैं ना, अगर सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर मान ली जाए, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या लिखा जा सकता है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, तो सीधे सीधे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में मान लेते हैं आर स्क्वायर बनेगा। ये दे रखा है हमें, कह रहे 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया बी को, तो 25% की जो फ्रैक्शन बनती है 1/5 होती है, तो यहां पर 1/4 होती है, तो यहां से कह सकते हैं Q का अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो Q इंटू 25/100 लिखा जाएगा, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं Q/4, ऐसा लिख सकते हैं। तो इतना चार्ज है जो ट्रांसफर किया गया B को, तो ऐसा कह सकते हैं ना, A पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो Q यहां से हम लोगों ने कहा था Q था ना, तो Q - Q/4 तो बन जाएगा 3Q/4, ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे वाले पर चार्ज कितना था, -Q था, उसके पास अब क्या जाएगा Q/4, तो इसके पास भी हो जाएगा 3Q/4। सेपरेशन अभी भी R है। अगर फोर्स अब लिखना चाहे तो F इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, F' लिख लेते हैं, इसे F ना लिख करके इसे F' लिख लेते हैं, नया फोर्स है। F' इज इक्वल टू लिखा जाएगा K इंटू इसका स्क्वायर लिखेंगे, देखो 9Q²/16 बनेगा इंटू R² बनेगा। 9/16 को अलग कर लेते हैं तो जो भी लिखा गया वो F लिखा गया है, यहां से देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग में रखा गया है, यहां पर Q है, यहां पर है Q, और इसके सेंटर पर रखा गया है Q। ठीक है, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज, ठीक है, सब इक्विलिब्रियम में हो तो Q की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से हम लोगों ने देखा है मिड पॉइंट पर रखा ही गया है, सेंटर पर कह रहे हैं, तो सेंटर पर अगर रखा गया है और इनके बीच का सेपरेशन कुछ दिया नहीं गया, तो मान लेते हैं ये R है, तो ये भी R हो जाएगा। अब अगर इसका साइन देखा जाए तो इसका साइन अगर ओवरऑल सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में ले जाना चाहते तो इसको निगेटिव साइन का होना होगा। क्यों, क्योंकि अगर निगेटिव का होगा दोनों लोग बराबर बराबर का फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे इसको अपनी तरफ। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए किसी एक चार्ज को कंसीडर करें जो कैपिटल Q है, तो इस पर ये रिपल्सन का फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, ये अंदर की तरफ लगाएगा, बैलेंस कर लेगा। अब अगर यहां से देखा जाए इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो ये इसे रिपेल करेगा, तो K/2R² मतलब 4R² इज इक्वल टू ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो K इंटू Q डिवाइडेड बाई में क्या होगा, R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से Q की वैल्यू क्या निकल के आ रही, Q/4 निकल के आ रही। लेकिन Q/4 हम आंसर नहीं लिखेंगे, फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा, तो वहां पर Q की वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर होगा -Q/4। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली ऐसे डिस्टेंस पर रखे गए हैं,
कह रहे हैं कि फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग एक्स एक्सिस पर है, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू। पहले इन्हें बना लेते हैं। यहां पर सबसे पहले है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू रखा गया है। यहां ये कब कहां पर है, तो ये x इज इक्वल टू 0 पर है। अगला रखा गया है कौन है, तो वो स्मॉल क्यू है। यहां x इज इक्वल टू कितना है, d/2 है। अगला यहां कहीं पर रखा गया है जो कि कैपिटल क्यू है, और ये d पर रखा गया, तो x इज इक्वल टू d है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्सिस इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस क्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो जो ये इस पर रखा गया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 निकल के आ रहा है। तो कह रहे हैं कि बताओ वैल्यू ऑफ क्यू कितनी होगी। तो इस पर अगर नेट फोर्स 0 निकल के आ रहा है, क्योंकि वैल्यू हमें बतानी है, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में, तो अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि जो वैल्यू निकल के आती है वो कैसी होगी, तो ये वैल्यू निकल के आती है निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो नहीं सही होंगे, निगेटिव हो गया। और ये भी कहा वैल्यू भी बतानी क्योंकि कितनी होगी। तो अभी ऐसे देख सकते हैं ना, मिड पर रखा गया है, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया अगर सेंटर पर रखा जाता है, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू रखे गए हैं, तो इसकी वैल्यू हमें लिखी जाती है q/4, माइनस साइन के साथ लगाते हैं। कंप्लीट सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में रहता है। जेईई मेन 2019 का सवाल था ये, ठीक है। तो इस पहले वाले सवाल से मिलता जुलता सवाल था। नल पॉइंट कैसे पता करते हैं उनके बारे में बात की गई थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है जेईई मेन 2013 का। ये क्या है, टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इज इक्वल टू -a एंड +a। ठीक है, तो अगर क्यू रखे गए हैं, यहां पर है क्यू और एक यहां पर लिखा गया है क्यू, और इनके बीच में अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू +a लिखा गया है। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q0 की वैल्यू q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इफ Q0 इज गिवन टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y along the y एक्सिस। मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहां था, इसको इधर ऊपर की तरफ y डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो उसके साथ क्या होगा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, गिवन टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y along the y एक्सिस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल। जो नेट फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, तो इन्होंने कहा था दो इक्वल चार्जेस हैं। यहां पर जो चार्ज रखा गया वो भी एक ही जैसा चार्ज होगा। तो अगर ये Q0 है हमारे पास, तो इस पर जो एक फोर्स लगेगा इधर लगेगा, एक फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अगर इस वैल्यू को थीटा लिख दिया जाए तो इस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ये F होगा, तो 2F cos थीटा बनेगा। तो इस पर जो F नेट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2F इंटू cos थीटा। 2 इंटू F की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, इन्होंने दे रखा है, तो ये ओरिजिन पर था, इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस a दे रखा है, ये y दे रखा है बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस लिख सकते हैं y² + a²। तो ये बन जाएगा q इनटू में क्या लिख सकते हैं Q0 की वैल्यू q/2 है, तो इसे लिख सकते हैं q/2 डिवाइडेड बाई में सेपरेशन हो जाएगा a² + y² का स्क्वायर रूट बनेगा और इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a डिवाइडेड बाई वही लिखा जा सकता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर a² + y²। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहां से बन जाएगा देखो 2, यहां q इंटू q² बनेगा, तो इसे q² लिख सकते हैं, इंटू a लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिख सकते हैं a²। यहां से जो ये बनेगा एंगल वो थीटा निकल के आएगा, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा तो इधर 90 - थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 90 - थीटा लिख देंगे हम। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2F, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको सही करके लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू लिखी जाएगी साइन, यहां पर कॉज लिखते हैं, कॉज 90 - थीटा ऐसा लिख देंगे। रीजन ये थीटा है तो इधर जो बनेगा 90 - थीटा, तो इधर वाला भी 90 - थीटा बनेगा। तो ये बन जाएगा ओवरऑल साइन थीटा बनने वाला। तो अगर हम इसे साइन थीटा के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी लिखी जा सकती है, तो निकल के आएगा y डिवाइडेड बाई में यही वैल्यू, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू q² डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं y, या 2 को हम लिख ही क्यों रहे हैं, 2 को भी हटा देते हैं। रीजन यहां से देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करवा देते हैं, तो वे वैल्यू मिल जाएगी q² डिवाइडेड बाई में इसे लिख सकते हैं a² + y² की पावर लगेगी 3/2, और यहां पर हम लिख देंगे इंटू y। एक बात उन्होंने बोल रखी कि y की वैल्यू a से बहुत कम है, तो y की वैल्यू अगर a से बहुत कम आएगी तो यहां से हम y वाले टर्म को नेग्लेक्ट करके 0 करेंगे, तो यहां से पावर देखो क्यूब बनेगा, तो इसको लिखा जा सकता है q² डिवाइडेड बाई में
ए क्यूब इंटू वाई, ये तो कांस्टेंट टर्म बनेगा और यहां से अगर हम एफ की वैल्यू लिखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी, वाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टार्ट हो रहे हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए बॉल एट ओ इज इक्विलिब्रियम, ऐसा सब कुछ बताया गया है। ये स्ट्रिंग लगी हुई हैं, इनकी लेंथ हमें दे रखी a√5, यहां पर भी a√5, यहां पर भी दे रखा है। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, कह रहे कौन से सही होंगे। ओ पर जो बॉल होगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, ओ पर जो बॉल होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, तो देखते हैं होगी या नहीं होगी। फिर कह रहे हैं इफ द चार्ज एट सी इज कैपिटल क्यू, सी पर चार्ज अगर कैपिटल क्यू हो जाए तो बॉल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बॉल रहेगी या नहीं रहेगी। फिर कह रहे ए और डी को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए बी और सी के साथ तो बॉल रहेगी या नहीं रहेगी इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर a√5 ये सेपरेशन दिया गया है, a√5 दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो O पर बॉल होगी इसका चार्ज मान लेते हैं सपोज Q0 है, Q0 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो अगर Q0 की वैल्यू निकालें तो माइनस क्यू है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Q0 पॉजिटिव ही होगा, यहां पर देखो बताया भी है O पर जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इधर की तरफ आएगा, F फोर्स मान लेते लगा रहा है। ये क्या करेगा, तो ये रिपेल करेगा, तो अगर ये रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये भी F होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और इनके बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लेते तो इधर का एंगल थीटा होगा, तो इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 2F, यहां पर लिख देंगे हम cos थीटा, ठीक है। साथ में इसका रिपल्सन भी उधर जाएगा, तो इसका रिपल्सन जाएगा तो उसे लिखा जा सकता है कि कैपिटल Q इंटू Q0, कैपिटल Q इंटू Q0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में A का स्क्वायर बन जाएगा। और इधर अगर बात किया जाए तो इसका रिपल्सन आएगा तो क्या लिखा जा सकता है, K इंटू 2Q इंटू में Q0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में A स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अगर हम इनको बैलेंस करवाते हैं तो बैलेंस करवाएंगे तो यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी Q0 की, जो कि निकल के आएगी 5, ये वैल्यू निकल के आएगी 5√5 डिवाइडेड बाई 2, इंटू में क्या निकल के आएगा, तो इंटू में निकल के आएगा कैपिटल Q। यहां से सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी। यहां से देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर F की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 2 इंटू यहां पर K इंटू Q, तो Q इंटू Q0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में 5A, तो ये 5A स्क्वायर बनेगा, इंटू cos थीटा की वैल्यू A बाई बन जाएगी √5 इंटू में A अलग से बनेगा, और साथ में इसे हम ऐड करेंगे KQ, यहां पर बन जाएगा Q0 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में A स्क्वायर बनेगा। इधर लाएंगे एक बचेगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो यहां से जो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि जो बॉल होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी, कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो याद रखेंगे यहां पर जो O पर बॉल होगी इस पर जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो बैलेंस हो जाएंगे, अगर पॉइंट ये सेंटर पर रहेंगे तो। अगर सेंटर पर बॉल है, बैलेंस है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन होगा वो तो गलत हो गया, और पहले ऑप्शन गलत होने के साथ में जो सी ऑप्शन होगा कि बॉल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में अगर बॉल होगी तो वो, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अब अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें तो कह रहे हैं ए का डी से चार्ज बदल दिया जाता है, बी का सी से बदल दिया जाता है, तो अगर हम यहां से चार्ज बदल दें तो क्या होगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी ए का चार्ज डी से बदल दिया जाए तो अब की बार ए के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, माइनस क्यों हो गया है, डी के ऊपर चार्ज कैसा हो गया है, तो अब की बार प्लस क्यों हो गया है, ठीक है। यहां पर बात किया जाए कि बी का चार्ज डी से बदल दिया जाए तो प्लस का 2 क्यों आ गया है इसके ऊपर, बी के ऊपर, और यहां पर जो चार्ज दिया गया है वो +2 कैपिटल क्यों आ गया है सी के ऊपर चार्ज। बॉल अभी भी O है, यहां पर ये ऐसा दिया गया, कह रहे हैं अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, देख सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। रीजन क्या है, यहां पर ये प्लस क्यों है, अभी ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये है तो ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, होगा ऐसा। तो ये इधर की तरफ अगर रिपेल करेगा, ये यहां पर ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, सॉरी, तो अगर ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, इधर रिपेल होगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा। चार्ज ये वाला क्या है, वैल्यू ज्यादा रखता है, ये वैल्यू कम रखता है, तो इसकी वजह से यहां पर जो सी पर चार्ज है वो सी पर चार्ज सिर्फ प्लस का क्यों लिखा गया है, तो ये इधर तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो तो इधर की तरफ आएगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर इधर आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरफ फोर्स ये निकल के आ रहा है, तो भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिखा गया है कि अगर ए का चार्ज डी से बदल दिया जाए, बी का चार्ज सी से बदल दिया जाए, तो भी सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, या बॉल जो ओ होगी वो इक्विलिब्रियम में रहने वाली है। फिर आगे कह रहे हैं, पहला तो गलत हो ही गया था इक्विलिब्रियम होने के साथ। अगर आगे कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन को अगर चेक किया जाए तो इफ द चार्ज एट सी के ऊपर जो चार्ज लिखा गया उसे हम कैपिटल क्यों कर दें, सिर्फ कैपिटल क्यों कर दें, तो बॉल इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी, ये बात हम बताना चाहते हैं। तो यहां से देख सकते हैं आगे कि यहां पर हमारे पास लिखा गया है प्लस क्यों, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू लिखी गई है वो माइनस क्यों है, यहां पर है प्लस क्यों। कह रहे हैं कि सी के ऊपर जो चार्ज प्लस 2 क्यों है उसे भी क्यों कर दिया जाए, तो अब इक्विलिब्रियम बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम अब दोबारा से देखें तो क्या होगा, इस चार्ज की वैल्यू तो हमें पहले से पता चल गई है, इनके बीच का सेपरेशन हमें पता है, ये ए है, ये ए है, ये √5 इंटू ए है, या ए √5 लिखना चाहे तो लिख लेते हैं। देखते हैं ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसे अपनी इधर रिपेल करेगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो इधर निकल के आएगा। बोलो ऐसा होगा, बिल्कुल आएगा रिजल्टेंट इधर निकल के। ये और ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, बराबर बराबर का सेपरेशन है, तो बराबर का सेपरेशन होगा तो इधर जितना ये फोर्स लगाएगा उतना इधर फोर्स लगाएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, और नेट फोर्स अगर राइट साइड में होगा तो बॉल ओ जो होगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, तो बॉल ओ इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। अगर इनके चार्जेस सी पर जो चार्ज है उसे प्लस क्यू कर दिया जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो बॉल ओ जो होगी वो इक्विलिब्रियम रहेगी, और अगर इनके हम चार्जेस को बदल देते हैं, ए को डी से बी को सी के साथ बदल देते हैं तो भी इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा और चौथा। एक बार अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं कि वैल्यू जब इंटरचेंज की जाएगी उस केस में क्योंकि वैल्यू जो पहले हम लोगों ने कंसीडर की उतनी रखेंगे तो यहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दे रखा है जे एडवांस 2020 का है, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग, उनकी लेंथ दे रहे सेम लेंथ है, फिर कह रहे हैं उनके बीच का जो एंगल बन रहा वो कितना दिया गया, अल्फा दिया गया, द स्फीयर नाउ इमर्ज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी 21, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम आफ्टर इमर्जन, तो कह रहे हैं कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल सही बात होगी। जब हम लोग कूलॉम्स लॉ के पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर बात की गई थी जो फोर्स काम करता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्यों अगर चार्ज मान लिया जाए तो क्यों स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन, सपोज आर स्क्वायर है, तो यहां पर अगर देखें कि मीडियम क्या है, नेट फोर्स तो जो होगा वो तो बाद वाला बदल जाएगा, रीजन क्या होता है तो हम लोग जानते हैं एफ एम जो होता है वो निकल के आता है एफ एयर या वैक्यूम में डिवाइडेड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वैल्यू निकल के आती है, तो वो तो चेंज होगा, लेकिन कह रहे हैं फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, दो स्फीयर जो होंगे उनके बीच का जो फोर्स होगा वो अनचेंज रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। बाद में जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखते हैं कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, वो चेंज होगा, लेकिन जो पहले से फोर्स लग रहा होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उनके बीच में वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अभी बात किया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, वो बदलेगा नहीं, तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, फिर मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 480, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था अभी स्टार्टिंग में ही कि K इज इक्वल टू होता है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है। रो की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहां पर भी रो की वैल्यू नहीं पता है, सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी वो कितनी है, तो लिक्विड के लिए 800 दे रखी है, और इसको किसके बराबर कर देते हैं 21 के, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 840 kg पर मीटर क्यूब निकल के आएगा। कैसे, यहां से देख सकते हैं ये वैल्यू बन जाएगी 21, इसे माइनस कराएंगे तो 20 आएगा, ये बन जाएगा देखो 00, ये बन जाएगा 8, ये 8 बनेगा, 86 बनेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 16, फिर यहां पर वैल्यू बन जाएगी 800 और डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 20 के साथ, 20 के साथ डिवाइड करवाएंगे, ये वैल्यू बनेगी, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा
2 8 16 बन जाएगा और 2 चौको 8 बनेगा, 480 40 बन जाएगा। तो ये वाला आंसर सही निकल के आ रहा है। फिर कह रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। जो स्ट्रिंग होगी, टेंशन होगा, वो चेंज होगा या नहीं होगा? तो टेंशन की वैल्यू ऑफ कोर्स बदल जाती है, हम लोगों को पता है। यहां पर अगले पेज पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन के बारे में बात किया जाए तो क्या है? तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास ऐसी दे रखी थी, कुछ एयर में इन्हें रखा गया था, इनके बीच का एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, ये अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस पर जो कंपोनेंट आएगा टी कॉज अल्फा बाई 2 वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। टी साइन अल्फा बाई 2 जो निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा? fe के बराबर आएगा। ठीक है। दूसरी अगर बात किया जाए तो यहां से हमारे पास tan थीटा निकल के आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा या tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 देखना चाहें तो देख सकते हैं। tan अल्फा बाई 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा fe बाई mg। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए दूसरे, तो टेंशन की वैल्यू यहां है ही। जब इसको इमर्ज करा दिया जाएगा किसी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर अगर इमर्ज करा देते हैं तो क्या होता है इसके साथ? यहां पर ये स्फीयर्स हैं, यहां पर लिक्विड भरा गया है खूब सारा, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है। इस बार डेंसिटी कितनी निकल के आया? 800 दे रखी। तो इसका रो जो दे रखा है वो 800 हमें दे रखा है। ठीक है। और इनके लिए हम लोगों ने ये 800 दिया है केजी पर मीटर क्यूब, और इनके लिए अगर हम इसे सिग्मा लिख लेते तो सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी 84 केजी पर मीटर क्यूब। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है। इन्होंने कहा आपकी बार फिर एंगल नहीं बदला, तो ये अल्फा बाई 2 बन जाएगा। तो अगर ये अल्फा बाई 2 बनेगा तो फर्दर हम वही लिख सकते हैं। यहां पर जो टेंशन का कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी डैश, सपोज मान लेते बदला हुआ तो टी डैश कॉज अल्फा बाई 2 बनेगा। यहां पर टी डैश साइन अल्फा बाई 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहां पर लगेगा mg, लेकिन यहां पर g जो होगा g इफेक्टिव लिखा जाएगा, और यहां पर f डैश होगा। तो देखो यहां से पता चल रहा है कि टेंशन की वैल्यू बदल रही है। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही नहीं होगा। टेंशन विल चेंज, टेंशन चेंज हो जाएगा। यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा? इन्होंने कहा द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन सही होंगे। पहला ऑप्शन सही होगा, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी देखा था कि अगर 2 स्फीयर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मीडियम के पोलराइज होने की वजह से, मीडियम जब उन पर फोर्स लगाता है तो उसकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू कम हो जाती, लेकिन उनके ऊपर लगने वाला फोर्स तब भी उतना ही काम करता है। तो यहां पर ये फोर्स की वैल्यू उतनी ही काम करेगी, तो ये कम नहीं होगा। और डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो हम लोगों ने निकाला वो भी यहां से निकाला 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था। आज हम लोगों ने बात की कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी टाइप की प्रॉब्लम होती, उन सभी टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बेस डिस्कस किया, और साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, कौन से फार्मूले हमें याद रखने चाहिए। तो ये कंप्लीट क्लास थी कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को